हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज वर्ल्ड रेबीज डे है। तो रेबीज की अवेयरनेस की हम लोग बात करेंगे। जब अवेयरनेस की बात होती है तो वन साइड ही प्रेजेंट किया जाता है। पूरा अवेयरनेस होना अति आवश्यक है। एक तरफ रेबीज से अवेयर रहना है, दूसरी तरह रेबीज के चलते और रेबीज को सोच करके आपके बीच में जो एंजाइटी है उसको भी दूर करना हमारा कार्य है। तो आप अगर सही नॉलेज रेबीज के बारे में जानेंगे, आखिर ये कैसे होता है और इसके प्रोटेक्शन क्या है, कब कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, किन किन जानवरों से होता है और कब नहीं होता है और आपको कब चिंता नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें जब तक आप जान नहीं लेंगे तो आप सही मायने में रेबीज के लिए अवेयर नहीं हैं। तो अगर मैं अवेयर करने की बात करूं तो पहला जो पार्ट है जो रेबीज के बारे में बताया जाता है, वो जरूरी है कि आप रेबीज से सचेत रहें, लेकिन डर बना रहे, एक डर का माहौल बन जाए, जो डर आपको इस लेवल में लेकर चला जाए जहाँ पे एंजाइटी होने लगती है। और एक आजकल साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो टर्म देते हैं रेबीज फोबिया, उसमें आप चले जाएं तो रेबीज से कम खतरनाक वो भी नहीं है। और इस देश में काफ़ी लोग हैं जो रेबीज फोबिया के शिकार हैं, रेबीज के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वो यंग भी हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। इस तरह के हमारे पास कॉल्स आते हैं, लोग अपने कंसर्न बताते हैं और उनसे बात करके मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो पास्ट में उनके साथ हुई डॉग बाइट या एनिमल बाइट या एनिमल के कांटेक्ट में आने से समस्याओं से कई साल पहले भले ही आए हों, लेकिन आज वो डर के माहौल में जी रहे हैं। तो उनको मैं क्लियर आज करने वाला हूँ कि कहाँ पे रेबीज होता है और कहाँ नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रेबीज 100% डेडली बीमारी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर आपको रेबीज हो गया है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये ट्रू है, सत्य है, लेकिन आधा सत्य है। लोगों को लगता है कि मुझे किसी भी एनिमल के कांटेक्ट में मैं आऊँगा या कोई भी एनिमल मुझे बाइट कर लेगा तो मुझे रेबीज हो ही जाएगा। तो आधी अधूरी ज्ञान है। अगर आप अपने ज्ञान को प्रॉपर और सही डायरेक्शन में सोचेंगे, जिस जो पूरा अगर आप वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और कहाँ कहाँ पे आपको प्रिकॉशन लेना है और क्या क्या मेथड हैं जो प्रिकॉशन लिए जाते हैं। आपके बहुत सारे मेरे पास सवाल भी आते हैं, उन सवालों को भी हम लोग एक एक करके लेंगे कि उसका जवाब क्या होना चाहिए ताकि आप लोग ज़्यादा एंजाइटी में न रह सकें। तो सबसे पहले लेते हैं कि रेबीज आखिर होता क्यों है और कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि रेबीज एक वायरल डिजीज़ है। वो एक वायरस से होता है, न कि एनिमल के बाइट से होता है। अगर बाइट में, यानी कि बाइट करते वक्त एनिमल के सलाइवा में वो वायरस रहेगा तो आपको रेबीज होता है। यानी कि जो बाइट है किसी भी एनिमल का, वो इंजरी इंड्यूस करता है और वहाँ पे जब वुंड हो जाता है उसमें सलाइवा कंटामिनेट होता है, जो जिस सलाइवा में रेबीज वायरस है, तब जाके आप अगर प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेते हैं तो आपको रेबीज होने की संभावना रहती है। तो मैं कह रहा था कि रेबीज सलाइवा में रहता है, ना कि बाइट में रहता है। तो सलाइवा में कब रहता है, रहता ही भी कहना गलत बात है। सलाइवा में आता है उन डॉग्स के या उन एनिमल्स के जो रैबिड होते हैं। एक्चुअली रेबीज का सिर्फ और सिर्फ अगर देखिए तो एनिमल्स में जो ट्रांसमिशन का मोड है वो बाइट ही है। और बाइट मैं कह रहा हूं, लेकिन रैबिड एनिमल का बाइट होना अति आवश्यक है। मैं क्लियरली कह दूं कि जो एनिमल रैबिड होगा उसके बाइट से ही आपको रेबीज होने की संभावना है। नॉर्मल एनिमल्स जिनमें रेबीज नहीं है या वो कभी भी लाइफ में रैबिड एनिमल से फाइट नहीं किए हैं, रैबिड एनिमल ने उनको बाइट नहीं किया है, उनके बॉडी में कभी भी रेबीज वायरस नहीं आता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि हर एनिमल में रेबीज वायरस ऐसे ही चला आता है। ये वायरस ना तो हवा से आना है, ना ब्लड से आना है, ना किसी मोड से ट्रांसमिट होना है। खास करके एनिमल्स में अगर ये ट्रांसमिट होना है तो किसी न किसी रैबिड एनिमल के बाइट से ही होना है।
अपने यहाँ जो ट्रॉपिकल कंट्री हैं, खास करके अगर देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन एरियाज में रेबीज का जो ट्रांसमिशन है मोस्टली स्ट्रे डॉग्स के बाइट से होता है। और स्ट्रे डॉग्स में एक साइकिल की तरह ये एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है, क्योंकि जो रैबिड एनिमल होते हैं एक दूसरे से फाइट होती है इनकी, खास करके जब ब्रीडिंग सीजन होता है तभी ये लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं, ग्रुप में रहते हैं और फिर अल्टीमेटली एक से दूसरे को ट्रांसमिट करते रहते हैं और उनमें वो साइकिल चलता रहता है। तो स्ट्रे डॉग अगर बाइट होता है जिसको आप मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं, यानी कि पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन लेना है। अगर बहुत ज़्यादा बाइट हो गया है तो वहाँ पे आपको RIG जो रैबिज एंटीबॉडी कहा जाता है जिसे, उसको इन्फिल्ट्रेट कराना होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन लेना होता है। ये डिपेंड करता है कि वुंड कितना है, उसके बेसिस पे आपके जो डॉक्टर हैं वो डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, वैक्सीन सिर्फ लगाना है कि RIG के साथ में वैक्सीन लगाना है। तो वहाँ तो आपको वैक्सीन लेना ही लेना है। या कोई वाइल्ड एनिमल आपको बाइट करता है, खास करके फॉक्स बाइट होता है या मंगूज बाइट होता है, तो उनमें आपको वैक्सीन लेना ही लेना होता है। इसी तरह से जो परसेंटेज है मंकी बाइट से बहुत कम है, क्योंकि उनका कांटेक्ट में आना वाइल्ड एनिमल्स के या डॉग्स के बहुत रेयर होता है। तो उनमें भी तब तक रेबीज वायरस नहीं जाएगा जब तक कि उनको कोई रैबिड एनिमल बाइट नहीं कर लेता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मंकीज को इतना आसानी के साथ कोई वाइल्ड एनिमल या डॉग बाइट कर पाता है, क्योंकि वो बड़े फुर्तीले होते हैं, वो इमिडिएटली कहीं भी चढ़ जाते हैं, तो उनको बाइट कर पाना आसान नहीं होता है। तो उनसे जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है रेबीज का वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप वहाँ रिस्क नहीं लेंगे। अगर मंकी बाइट भी होता है तो आपको वहाँ पे वैक्सीन अवश्य लेना चाहिए। एक कंफ्यूजन ये है कि उनके नेल से स्क्रैच हो जाएगा तो मुझे वायरस आ जाएगा। वायरस आना ही नहीं है, नेल्स में कभी भी वायरस रहता ही नहीं है। तो मैं कह रहा था जो बाइट है वो वुंड क्रिएट करता है। जब तक उस वुंड में सलाइवा में रहने वाले वायरस, जो सलाइवा में आ रहा होगा रैबिड एनिमल का वायरस, कंटामिनेट नहीं होगा तब तक रेबीज नहीं होता है। तो नेल से कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि नेल से स्क्रैच हो गया है तो मुझे रेबीज हो जाएगा और मैं उसकी एंजाइटी में आज जी रहा हूँ, क्योंकि 6 महीना पहले या 6 साल पहले मुझे किसी बंदर ने नगोट लिया था, किसी बिल्ली ने मुझे क्लॉ मार दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करेंगी। आपको वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेल से रेबीज वायरस ट्रांसमिट तब तक नहीं होगा जब तक कि उस वुंड में वायरस सलाइवा से या किसी अन्य माध्यम से मिक्स न कर दिया जाए। तो ये वाला भी कन्फ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। अब लोगों को ये है कि इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड में भी कुछ ट्रांसमिट करते हैं। बड़ा अजीब सा ज्ञान है लोगों का। अगर आप इसकी पैथोलॉजी की बात करेंगे और पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जब डॉग किसी दूसरे एनिमल को बाइट करता है तो सबसे पहले वहाँ पे वुंड बनेगा, और उस वुंड में अगर डॉग में रेबीज वायरस ऑलरेडी है, वो पागल है, रैबिड है, तो उसके सलाइवा में अगर वायरस है तो वायरस उसमें कंटामिनेट होता है। फिर ये वायरस वहाँ के मसल्स के जो सेल हैं उनमें लगभग 10 दिन तक मल्टीप्लाई करता है। 10 दिन तक मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वो नर्व एंडिंग से ट्रांसपोर्ट करते हुए ब्रेन को जाता है। इसीलिए कहा जाता है ये वायरस कभी भी ब्लड में नहीं आता है, इसका जो ट्रेवल है वो सिर्फ और सिर्फ नर्व के माध्यम से ही होता है। तो नर्व में जो एक्सॉन्स होते हैं उनके थ्रू वो बढ़ता हुआ, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल कहते हैं, यानी कि जहाँ बाइट हुआ है, मान लीजिए आपके पैर पे बाइट हुआ है तो वहाँ से वो बढ़ करके नर्व के थ्रू धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ ब्रेन में जाएगा। तो कितना दूर आपसे, आपके ब्रेन से जितनी दूरी रहेगी उतना उसमें टाइम लगता है वहाँ तक, ब्रेन तक आने में। इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इसको लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। लेकिन जब तक ये बाइट से ब्रेन तक पहुँचता है वो जनरली जो ड्यूरेशन होता है वो 3 महीने से लेकर के 6 साल तक हो सकता है। लेकिन ब्रेन तक पहुँचने से पहले वो
किसी भी तरह से वायरस को ट्रांसमिट कर ही नहीं सकता है। इस पीरियड में वो उसके सलाइवा में वायरस आ ही नहीं सकता है। अगर वायरस को आना है तो एक बार ब्रेन में जब पहुंचेगा उसके बाद ही सलाइवरी ग्लैंड को आता है या सलाइवरी टेस्ट बड पे आता है और सलाइवा को आता है। और ब्रेन में एक बार पहुंचने के बाद मत 4 से 6 दिन लगते हैं उसके सलाइवरी ग्लैंड में आने के लिए। ये ट्रू इंक्यूबेशन पीरियड इसको आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक ब्रेन में नहीं आता है तब तक वो इंसेफेलाइटिस नहीं करता है। और उस जब ब्रेन में आ जाएगा उसके बाद ही, जैसे मान लीजिए कि एक डॉग ने, जो रैबिड है, उसने दूसरे डॉग को बाइट कर लिया, तो जब रैबिड डॉग बाइट किया है तो उसके मसल में 10 दिन तक मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद वो वहाँ से ट्रेवल करता हुआ नर्व के थ्रू ब्रेन को जाएगा। तो ब्रेन में जाने का जो ड्यूरेशन है वो ब्रेन से जितना दूर ऑर्गन रहेगा उतना टाइम लगता है। और जब एक बार ब्रेन में आ जाता है तो वहाँ से फिर वो सलाइवा में आता है, और सलाइवा में आने के बाद वो डॉग ट्रांसमिट करने लायक होता है। तो अगर कहा जाता है डॉग्स में खास करके कि सिम्टम्स आने से 4 से 6 दिन पहले सलाइवा में वायरस आ सकता है, यानी कि एक बार जब वो ब्रेन में पहुंच जाएगा उसके 4 से 6 दिन के अंदर उसमें सिम्टम्स आता ही आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 10 दिन का एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, यानी कि अगर वो ब्रेन में था और 4 से 6 दिन का पीरियड लेते हैं कि उसके सलाइवा में आया है, तो अगर उस समय उसने बाइट आपको किया है और उसके सलाइवा में था, उस समय सिम्टम नहीं था, तो 4 से 6 दिन के बाद उसमें सिम्टम आना ही आना है, उसका बिहेवियरल डिजॉर्डर होना ही होना है, और विद इन 10 डेज वो डॉग जो है वो मर जाता है। यानी कि जो डॉग विद इन 10 डेज मर जाता है और उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, उसके ही सलाइवा में रैबिज वायरस होने की संभावना है। या संभावना इसलिए मैं कह रहा हूं कि रैबिड होने के बाद भी हर बाइट में और हर सलाइवा में ये वायरस नहीं होता है। वायरस जो सलाइवा में आता है वो भी पल्स में आता है, यानी कि आप देखेंगे कि दिन के 1 बजे किसी को डॉग ने काटा और वो रैबिड था, तो हो सकता है उस आदमी को रैबिज हो जाए अगर वो प्रोटेक्टिव मेजर नहीं लेता है। फिर 1 घंटे के बाद दूसरे आदमी को काटता है या दूसरे जानवर को काटता है तो उसको रैबिज नहीं होता है, फिर भी वो प्रोटेक्टिव मेजर जबकि नहीं लिए हुए है। ऐसा इसलिए होता है कि जब दोबारा उसने काटा तो जरूरी नहीं है कि वो रैबिड है, फिर भी उसके सलाइवा में उस समय वायरस रहेगा। यानी कि जब पल्स में रिलीज होगा तो 24 आवर सलाइवा में रैबिड एनिमल के भी वायरस नहीं रहता है। तो इसीलिए गांव में कुछ भ्रांतियां हैं कि एक ने बच गया और एक को काटा, दूसरे को बीमारी हो गई, वो रैबिज से मर गया। तो रीजन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सलाइवा कंटामिनेट हुआ नहीं हुआ, सो मेनी फैक्टर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके आप देखेंगे तो आपको मैं क्लियरली बता दूं कि जो एनिमल 10 दिन से ज़्यादा जिंदा रहता है, उससे 10 दिन पहले से बाइट हुआ है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको रैबिज नहीं हो सकता है। बहुत सारे न्यूज़ आते हैं और उसमें कह दिया जाता है कि वो जिंदा है, ये है, बट कोई उसका साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है। जो जिंदा एनिमल है और अगर उसी ने ही ट्रांसमिट किया है, उसके लिए आपके पास ये भी नहीं इंफॉर्मेशन है कि उसको दूसरे डॉग ने भी काटा है या रोड पे उस बच्चे को या उस आदमी को दूसरे डॉग ने भी काटा है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि कभी पेट डॉग ने काटा, पेट डॉग अभी भी जिंदा है, फिर भी उसको रैबिज हो गया। ये संभव नहीं है, वो पेट डॉग से नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो पेट डॉग को 10 दिन के अंदर मरना चाहिए था बाइट के बाद। अगर नहीं मरा है यानी कि उस समय उसके सलाइवा में रैबिज का वायरस नहीं था। तो पेट डॉग्स जो हैं वो तब तक रैबिज ट्रांसमिट नहीं करेंगे जब तक कि उनके सलाइवा में वायरस नहीं आए। और वायरस आने का एक ही तरीका है, जब तक कि उनको कोई स्ट्रे डॉग जो रैबिड होगा वो उनको बाइट नहीं करेगा, उनके बॉडी में कहीं से भी ये वायरस नहीं आ सकता है। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो वायरस है वो बॉडी के अंदर सेल्फ जनरेट नहीं होता है। तो जो लोग एंजाइटी में हैं कि मेरे पेट डॉग ने मुझे 6 महीना पहले या मुझे बचपन में काटा था, वो 3 महीने तक जिंदा था, तो क्या मुझे रैबिज हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 दिन तक वो जिंदा रहा है तो उस बाइट से आपको रैबिज नहीं होने वाला है।
और दूसरी चीज मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जब तक उसको कोई स्ट्रे डॉग काटेगा नहीं, यानी कि आप अपने, सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप स्ट्रे डॉग के कांटेक्ट में अपने पेट डॉग को आने ही नहीं दीजिए। अगर वो नहीं आता है तो बेस्ट वे है, लाइफ में उसमें कभी भी रेबीज वायरस नहीं आ सकता है। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोग देखेंगे कि न्यूजीलैंड जो है वो रेबीज फ्री है। रेबीज फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ एनिमल फ्री है। वहाँ पे ना तो वाइल्ड एनिमल है ना डॉग है, ऐसा कुछ तो है नहीं। वहाँ पे वाइल्ड एनिमल भी रहते हैं, डॉग्स भी रहते हैं। तो उनको रेबीज क्यों नहीं होता है? क्योंकि न्यूजीलैंड में आज तक कोई भी रैबिड एनिमल पहुंचा ही नहीं है। जब रैबिड एनिमल वहाँ नहीं जाएगा तो उस देश में उस वायरस की एंट्री ही नहीं होगी। तो वायरस की एंट्री जब नहीं होगी, बाइट ही नहीं होगा किसी को, तो सेल्फ जनरेशन तो कहीं से भी इस वायरस का होना नहीं है। इसलिए न्यूजीलैंड में, क्या वहाँ डॉग नहीं है? डॉग हैं, लेकिन उन डॉग्स में कभी भी खुद से वायरस नहीं पैदा हो जाता है। यानी कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके पेट डॉग को कोई स्ट्रे डॉग नहीं बाइट कर लेता है तब तक उसको रेबीज होने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम वैक्सीन फिर क्यों लगवाते हैं? वो भी आधा अधूरा आपका नॉलेज है अगर देखा जाए तो। क्योंकि वैक्सीन इसलिए नहीं लगाया जाता है कि उसके अंदर वायरस नहीं पैदा होगा। अगर आपने वैक्सीन लगाया है और आपको पता नहीं है कि आपके डॉग रोड पे वॉकिंग के लिए गया है, घूमने के लिए गया है, किसी स्ट्रे डॉग के साथ फाइट हो गई, तो इसलिए हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर के लिए करते हैं। क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि आप स्ट्रीट डॉग्स को यहाँ से पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। स्ट्रीट डॉग बहुत ज़्यादा हैं और कभी भी अगर आपका एनिमल खुल जाता है, आपका पेट जो है वो बाहर चला जाता है और उनसे फाइट करके आ जाता है, तो आपको पता नहीं होता है कि उसने किससे फाइट किया है, उसको रेबीज था कि नहीं, फिर वो रेबीज ला सकता है। तो इस कंडीशन में बेहतर ये है कि आप अपने पेट डॉग को डेफिनेटली उसको वैक्सीनेट करा के रखेंगे। वैक्सीन भी बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है, जब 3 मंथ का रहता है तो पहला डोज लगाया जाता है। उसके बाद जब वो 1 साल का हो जाता है तो उसका बूस्टर किया जाता है। बार बार रेबीज का बूस्टर नहीं किया जाता है। और एक बार अगर आप 1 साल पे वैक्सीन लगा लेते हैं तो आपका जो पेट है वो लगभग 3 साल तक प्रोटेक्टेड रहता है किसी भी अननोन बाइट से या अननोन एंट्री ऑफ रेबीज वायरस से। तो आपको अनएक्सपेक्टेड है, उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वैक्सीन लगाने के लिए कहते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे डॉग को अगर वैक्सीन नहीं लगा है, उसने मुझे बाइट कर लिया है तो मुझे रेबीज हो ही जाएगा। फिर आप एंजाइटी में आते हैं, परेशान रहते हैं और अपने आप को खुद को परेशान करते हैं। और जो मैं टर्म कह रहा था कि रेबीज फोबिया में चले जाते हैं, तो रेबीज हो ना हो दूसरी बीमारियां आपको जरूर हो जाएंगी, साइकोलॉजिकल बीमारियां हो जाएंगी। तो आपको ये भी जान लेना अति आवश्यक है कि रेबीज होना कैसे है और उससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो अगर स्ट्रे डॉग आपको बाइट किया है तो आप सोचते हैं कि मैं वैक्सीन लगवा लूं, लेकिन वो डिसाइड करना है। अगर आप विदिन 24 आवर वैक्सीन लगाते हैं तो अभी तक ऐसा एक भी रिपोर्ट नहीं है जिसने वैक्सीन लगाया हो फिर भी उसमें रेबीज हुआ हो, खास करके ह्यूमन में। तो पीपल में तो ऐसा होता ही नहीं है, आदमी में ऐसा होता ही नहीं है कि वैक्सीन लग जाए। लेकिन डबल प्रोटेक्शन अगर आप चाहते हैं और सस्पेक्टेड एनिमल, रैबिड एनिमल का बाइट हुआ है या आपके बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, हेड के पास हुआ है, उस सिचुएशन में आप RIG के साथ मिलेंगे। वैक्सीनेशन का भी लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है कि मैंने जो वैक्सीन लिया वो हाथ में लिया था। एक्चुअली 2 तरह से वैक्सीन लगाया जाता है। जो 1 ml की वैक्सीन आती है वो इंट्रामस्कुलर पहले लगाई जाती थी, तो पूरा का पूरा डोज लगाया जाता था। लेकिन अब 0.2 ml का डोज, 0.2 ml का नया जो प्रोटोकॉल है ये आपको इंट्राडर्मल लगाया जाता है। तो इंट्राडर्मल लगाने के पीछे ये नहीं था कि ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसको लाने के पीछे रीज़न ये था कि पहले वैक्सीन महंगी हुआ करती थी और वैक्सीन महंगा होने के चलते सबको एसेसेबल नहीं था। लेकिन जब रिसर्च किया गया इस पे तो इंट्राडर्मल कम डोज में लगता था, 0.2 ml लगना है और वो उतना ही प्रोटेक्शन या उससे ज़्यादा ही प्रोटेक्शन देता है जितना कि इंट्रामस्कुलर देता है। तो अगर आपके सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो वहाँ पे सब जगह इंट्राडर्मल ही लगाया जाता है। घर पे आप आते हैं, आप सोचते हैं कि फिर हमने दूसरा डोज इंट्रामस्कुलर ले लिया तो मुझे कन्फ्यूजन है कि मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं।
बिल्कुल आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को दिमाग में ये रहता है कि मैंने इंट्राडर्मल लगवाया। एक्चुअली इंट्राडर्मल जब लगाते हैं तो वहाँ पे माइल्ड सी स्वेलिंग आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको स्वेलिंग दिखे ही। तो कुछ लोग जो हैं वो इस बात से परेशान रहते हैं, मेरे में स्वेलिंग नहीं आई थी, मुझे प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, आपका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए और फिर आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब सवाल ये आता है कुछ लोगों का मेरे पास कि मुझे आज से 6 साल पहले डॉग बाइट हुआ था और मैं आज एंजाइटी में हूँ, मुझे आज वैक्सीन लगा लेना है कि नहीं लगा लेना है। अगर वो भी कहते हैं कि वो डॉग मेरे साथ 3 साल तक जिंदा रहा, आप अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। जो वैक्सीन है लगा करके हम लोग क्यों, इसका प्रोटोकॉल भी क्यों है 0, 3, 7, 14 ऐसे करके क्यों है? रीजन ये है कि एक बार जब ये वायरस नर्व में एंट्री कर जाता है तो फिर उसको वैक्सीन भी प्रोटेक्ट नहीं करती है। यानी कि मसल में जब तक मल्टीप्लाई करता है तभी तक एंटीबॉडी जो है वो उसको काउंटरैक्ट करता है। इसलिए इतना जल्दी जल्दी इसमें पोस्ट बाइट वैक्सीन लगाया जाता है। और वैक्सीन एक बार जब लग जाता है तो मसल से आगे वो जाता ही नहीं है, और जब मसल से आगे नहीं जाएगा तो फिर आप फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके ब्रेन तक वो पहुंचेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीन लगाएं, या आप मैक्सिमम 10 डेज के अंदर लगवाएंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। बट ये प्रोटोकॉल जो है ये रिकमेंडेड नहीं है। आपको विदिन 24 आवर अगर सस्पेक्टेड बाइट हुई है तो वैक्सीन लगा लेना चाहिए। लेकिन आप 6 महीने के बाद वैक्सीन लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पुराने वाले बाइट के लिए हेल्प नहीं मिलना है जो 6 महीने पहले हुआ है। अगर वो सस्पेक्टेड है या ऑलरेडी आपको रैबिट डॉग ने बाइट किया है तो आप अननेसेसरी खाली परेशान रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं डर के मारे 60 वैक्सीन लगा चुका हूँ। एक बंदे ने मुझे कहा कि मैंने 60 वैक्सीन लगा लिया है अभी तक। देखिए, ज़्यादा वैक्सीन लगाने से आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है, आप बस साइकोलॉजिकली परेशान हैं। अगर बार बार वैक्सीन लगाएंगे तो वैक्सीन का भी एक प्रोटोकॉल होता है, उससे ज़्यादा अगर वैक्सीन लगाएंगे तो एक टॉलरेंस नाम की चीज़ होती है, यानी कि आपका जो इम्यून सेल है उसके लिए टॉलरेंट हो जाएगा तो फिर वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। यानी कि 100 वैक्सीन 60 वैक्सीन इस तरह के जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनमें एंटीबॉडी सही में नहीं बनेगा तो उनके लिए ज़्यादा खतरा हो जाएगा। अगर सही में रैबिट डॉग बाइट करेगा तो वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। तो इतना ज़्यादा भी वैक्सीन नहीं लगाना है। वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको बाइट होता है तो आपको वैक्सीन दोबारा लेना है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन रहता है लोगों का। तो आपने कोर्स पूरा किया है प्री बाइट या पोस्ट बाइट का तो उसके 3 मंथ तक आपको कोई भी वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट वाले वैक्सीन के 3 महीने बाद तक अगर बाइट होता है तो आपको वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं है। 3 महीने के बाद 3 साल तक अगर बाइट होता है तो आपको सिंगल शॉट लेने से भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो मल्टीपल वैक्सीन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रिकॉशनरी ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली ये जो वायरस है ये किल्ड वायरस रहता है। रेबीज वायरस जब भी इंजेक्टेबल फॉर्म में वैक्सीन आती है वहाँ पे कभी भी लाइव एटीन्यूएटेड नहीं रहता है, किल्ड होता है। तो किल्ड वायरस से बहुत ज़्यादा आपको समस्या नहीं होने वाली है और वैक्सीन से कभी भी आपको रेबीज नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वायरस उसमें रहता है वो किल्ड रहता है। तो आपके शरीर में जाकर वो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एंटीजन की तरह काम करता है जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है। तो वो रैबीज आपको कर देगा, इस बात का भी डर नहीं रखना है कि मुझे कोई सस्पेक्टेड बाइट हुआ है कहीं वैक्सीन से तो मुझे रैबीज नहीं हो जाएगा। ये डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप वैक्सीन बड़े आराम से ले सकते हैं। वैक्सीन के साथ में आपको एक चीज और ध्यान देना होगा कि अगर आपने वैक्सीन लगा लिया है, साइड इफेक्ट में डेफिनेटली कोई भी आप वैक्सीन लेंगे तो आपको माइल्ड फीवर आ सकता है, थोड़ी सी बॉडी एक होता है, तो ये कॉमन है। जिस तरह से दूसरे वैक्सीन के साथ होता है, रेबीज वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों में वैक्सीन के रिएक्शन से मतलब कि एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है उसके चलते थोड़ा सा फीवर या बॉडी एक होता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि वैक्सीन लगाने के ड्यूरेशन के टाइम में मैंने अल्कोहल ले लिया है तो क्या मेरा वैक्सीन काम करेगा या ना करेगा। पता नहीं ये कहाँ से उन लोगों के दिमाग में आता है, बट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अल्कोहल लेने से
वैक्सीन के इम्पैक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो वायरस है वो इसमें किल्ड रहता है। तो आपके अल्कोहल से जो आप लोगों का कंसेप्ट है कि वायरस किल हो जाता होगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अल्कोहल हेल्थ के लिए इंजूरियस है, तो आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने ले लिया है तो आपको एंजाइटी भी नहीं होनी चाहिए कि आपने अल्कोहल लिया है तो आपको वैक्सीन प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो आप परेशानी में मत रहिए, दिमागी बीमारी में मत रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने काम को कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को वैक्सीन और रेबीज़ कैसे होना है और कहाँ कहाँ परेशान नहीं होना है, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूर अवेयर करेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।